नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं नैन्सी गौतम। एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। मौलाना साद को आखिरकार कौन बचा रहा, इस सब को जानने के लिए, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं जी यूपी उत्तराखंड और तमाम चैनल्स के संपादक दिलीप तिवारी जी के पास। धन्यवाद नैन्सी। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज से निकले लोगों ने झूठ का जो संक्रमण फैलाया उसे देश ने देखा और उसके चपेट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। जमात के ऐसे लोग पकड़े गए, उन पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन उनका जो सरदार है, जिस पर रोक के बावजूद तबलीगी जमात का मरकज कराने का आरोप है, वो अब भी फरार है। जी हां, मौलाना साद अब भी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर है। उत्तर प्रदेश के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा गया। 24 दिन के बाद भी पुलिस उसकी परछाई तक नहीं खोज पाई है। दूसरी तरफ हम एक बड़ा खुलासा यह कर रहे हैं कि मौलाना साद के काले धन के कनेक्शन की पड़ताल में ईडी ने 24 लोगों से पूछताछ की है। जी हां, 24 संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई है। उसके तमाम वो बैंक खाते जो संदिग्ध हैं, जिनमें विदेशों से फंड आया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तार विदेशों से आए पैसे और हवाला नेटवर्क के जुड़ने से यह मामला संगीन हो गया है। इस मामले में उस पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। इसलिए सवाल है कि 24 दिन बाद उसका सुराग क्यों नहीं लगा, क्यों खुफिया एजेंसियां नाकाम हो रही हैं। कानून के फंदे से मौलाना साद को, जिसने जहर का प्रसाद बांटा है, उसको कौन बचा रहा है। यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि मौलाना साद के विदेशों से काले धन की, हवाला के धन की जो पड़ताल चल रही है, उसमें ईडी ने शिकंजा कसा है। 24 लोगों से पूछताछ हुई है और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के बैंक अकाउंट को खंगालने के लिए वहां उसके गांव में, शामली में भी पहुंची है, तमाम लिंक को तलाशने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी है, बाकी एजेंसियां भी लगी हुई हैं। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली में मरकज के जरिए लोगों को कोरोना बांटकर मरघट तक पहुंचाने वाला, कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाला मौलाना साद आखिर है कहां। जहर का प्रसाद जिसने बांटा, उसको सुरक्षा एजेंसियां अब तक अपने शिकंजे में क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि किसी ने उसको संरक्षण दिया हुआ है और कोई उसको बचाना चाहता है। और उसके सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा कि मौलाना साद ने कानून के नियम का और बाकी चीजों का उल्लंघन किया। एक मौलाना जिसने अपने समर्थकों को भड़काया, महामारी पर धार्मिक रंग चढ़ाया, अब उसके छिपने छिपाने का खेल खत्म होने वाला है। डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो, मुलाकातें छोड़ो। 24 दिनों से फरार मौलाना होगा गिरफ्तार। दिल्ली से शामली तक भगोड़े मौलाना की तलाश। यह है मौलाना साद, जिसकी तलाश पिछले 24 दिन से है। दिल्ली पुलिस ने इस मौलाना पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया है। लेकिन देश को कोरोना वायरस की आग में झोंकने का आरोपी मौलाना साद पिछले 24 दिनों से फरार है। लेकिन अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस साद की तलाश में उसके अलग अलग ठिकानों पर छापे मार रही है। इसी कड़ी में शामली के कांधला में भी छापा मारा गया। शामली के कांधला में मौलाना साद का आलीशान फार्म हाउस है, जहां तमाम ऐशो आराम की सुविधा है। पुलिस के मुताबिक देश की जनता की जान से खिलवाड़ करने वाला मौलाना, महामारी को धार्मिक रंग देने वाला मौलाना, अपने समर्थकों को भड़काने वाला मौलाना इसी फार्म हाउस में आकर छिपा था। कितने लोग थे सर? ये बताइए। 5 लोग। अच्छा सर, कुछ मिला? सहारनपुर जाएगी पुलिस उसके वहाँ पे? दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में लॉकडाउन के दौरान
जमातियों को इकट्ठा करने, उन्हें भड़काने के मामले में केस दर्ज होने पर दिल्ली पुलिस ने जांच से जुड़ने को कहा। तब मौलाना साद ने खुद को क्वारंटीन करने की बात कही, लेकिन क्वारंटीन का वक्त खत्म होने के बाद भी मौलाना साद जांच में शामिल नहीं हुआ तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की। फरार मौलाना साद तो फार्म हाउस में नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने फार्म हाउस के चप्पे चप्पे को खंगाला। माना जा रहा है कि पुलिस मौलाना साद के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए कांधला गई थी, ताकि जब मरकज के मौलाना से पूछताछ हो तो पुलिस के हाथों में पर्याप्त सबूत हो। निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीने हुए मजहबी जलसे में शामिल हुए लोगों से बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैला है। अब तक मरकज से जुड़े 4000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय तबलीगी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रहा है। ईडी ने भी मौलाना साद और मरकज से जुड़े कई दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मौलाना साद पर कई गोरख धंधों में शामिल होने का आरोप लगा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मौलाना साद पर बड़ा खुलासा। ईडी ने कई संदिग्ध अकाउंट्स जो हैं बैंकों में, उनको अभी खंगालना शुरू किया है। मौलाना साद से जुड़े लोगों पर काले जो धन के इस्तेमाल का आरोप है, उसकी जांच हो रही है। 24 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। आरोप सही हुए तो मौलाना साद के लिए विदेशी कनेक्शन की जांच जरूरी होगी। विदेश में बैठा वो कौन शख्स है जिसने मौलाना साद को इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की है? क्या पैसे ट्रांसफर करने वाला शख्स देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? मौलाना साहब के 24 कथित सहयोगियों से पूछताछ की गई है। ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के शामली के फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है। तो अंदाजा लगाइए कि एक मौलाना है जो तबलीगी जमात का एक तरह से इतना बड़ा धर्मगुरु कहलाता है, वो देश की सरकार को चुनौती दे रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है, अपने समाज के लोगों को धोखा दे रहा है। हम इस पूरे विवाद को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। न ये हिंदू धर्म का मामला है, न मुस्लिम धर्म का मामला है। कोरोना धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, किसी धर्म का युद्ध नहीं है, बल्कि ये विश्व युद्ध है जिससे मिलकर लड़ना होगा। सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल सिख का नहीं है, सवाल ईसाई का नहीं है, सवाल अमीर और गरीब का नहीं है। अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इससे प्रभावित हैं तो ब्रिटेन की महारानी को भी अपना महल छोड़कर जाना पड़ता है और वो एक तरह से सेल्फ आइसोलेशन में चली जाती हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना का असर हुआ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी जो है वो इससे प्रभावित हुई और दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने देखा कि किस तरह से इसका संकट बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत से मदद मांगी और ऐसे में मौलाना साद का ये पूरा वाकया आपके सामने आया कि मरकज ने कितने लोगों को ये कोरोना का जहर बांट दिया और मरकज के इस कार्यक्रम से निकले लोगों को मौत बांटते रहे, जहर बांटते रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि मौलाना साद ने जहर का प्रसाद बांटा है और प्रसाद जहरीला नहीं होता है जब तक उसमें जहर ना मिलाया जाए। मैं आपको बार बार साफ कर दूं कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, ना हम उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो आदमी अपने धर्म का प्रचार करता है वो उसी धर्म के लोगों को मौत कैसे बांट सकता है? और इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक सिन्हा हमारे साथ हैं, संघ विचारक हैं आप। सरदार परमिंदर सिंह हैं, सदस्य हैं अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के। मतीन खान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के। सिकंदर रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। और राजेंद्र त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त राहुल मिश्रा और शोएब रजा, दो सहयोगी हमारे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, शामली में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी। राम, सीधे हमको वहां चलना पड़ेगा जी। राहुल और शोएब, ये जोड़ी देखिए हमारी। शोएब रजा जो है वो खुलासा करके लाए थे सबसे पहले हिंदुस्तान में। अगर किसी ने खबर चलाई थी तो वो पत्रकार शोएब रजा हैं। इन्होंने बताया था कि मरकज में किस तरह से जमावड़ा सजा हुआ है और इन्होंने ये खुलासा किया था। तब हम भी नहीं समझ पाए थे कि इस तरह से कोरोना बांटने वालों का यहां जमघट लगा हुआ है।
राहुल मिश्रा हमारे वो सहयोगी हैं जो दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं। शोएब, मौलाना साद को जिस अंदाज में हम देखते थे, शामली में तो हमने देखा कि बड़ा तामझाम है, वहां तो स्विमिंग पूल है और वहां पर ऐसा फार्म हाउस है कि लगता है कि ये धर्मगुरु ना होकर कोई किसी बड़े राज्य के, किसी बड़े देश के ये शासक हैं। बिल्कुल, देखिए जो आज भी अगर कांधला की बात करें, क्योंकि शामली जिले के कांधला कस्बे में ये फार्म हाउस है जहां पर हम मौजूद हैं और आज तकरीबन 12:40 के करीब यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची थी। वो इसीलिए पहुंची थी कि अलग अलग हम देख रहे थे कि पिछले 3 दिनों से ऑडियो जारी हो रहे थे और उनकी लोकेशन, जो हमें सोर्स के हवाले से खबर मिली है कि उनकी लोकेशन कांधला में मिल रही थी, कि वो यहाँ से कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची और फार्म हाउस के अंदर भी गई और अंदर जो चीजें मिली, उस पूछताछ भी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन वहां तकरीबन 4 से 5 सेवादार थे। इसके अलावा वहां पर जो चचेरे भाई है मौलाना साद के, वो भी मौजूद थे। ये कोशिश की क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर जानने की कि दरअसल इतना बड़ा जो साम्राज्य है जिसके बारे में बात कही जा रही है, उसकी सच्चाई क्या है। क्या जब मौलाना साद की गिरफ्तारी होगी या जाहिर सी बात है वो सामने आएगा, उसके बाद पुख्ता सबूत उनके खिलाफ मिले और किस तरह से एक तरीके से पुख्ता जो कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा सके। और जो लोकेशन बताई जा रही है, क्योंकि 2 जगहों पर यकीनन अलग अलग बातें कही जा रही है कि दिल्ली का जाकिर नगर और एक कांधला, जहां जो पुश्तैनी घर है मौलाना साद का, इन दोनों जगहों पर लोकेशन को बताया जा रहा था कि यहां पर मौलाना साद हो सकता है। इसीलिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसी बात जो भी उसकी तरफ से पूछताछ में हो सकती है, पुख्ता सबूत उनके इकट्ठा किया जाए। और आज तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई और क्राइम ब्रांच बगैर किसी से बात किए दिल्ली वापस लौट आई है। लेकिन खबर यही है कि यकीनन जो फार्म हाउस की जहां तक बात है कि यहां से भी कुछ सबूत उसको हाथ लगे हैं। अब दिल्ली जिस तरह से जो लोकेशन बताए जा रहे हैं कि वो जाकिर नगर में हो सकता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उसको साधा जाए और कुछ ही दिनों के बाद जब उसकी गिरफ्तारी हो तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है, कोरोना फैलाने का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो तमाम जो सबूत उसके खिलाफ मिले कम से कम पुख्ता तरीके से उस पर कार्रवाई की जा सके। और जो कड़िया, क्योंकि सिर्फ मौलाना साद नहीं है बल्कि 4 या 5 और उसके साथी है जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, तो किसी भी तरह से उनकी भी अगर लोकेशन ट्रेस की जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, क्योंकि 28 तारीख को मरकज से निकल गया था मौलाना साद। 30 तारीख को जब यह खबर आम हुई और हमने सुबह के वक्त यह खबर सबसे पहले, उससे पहले भी हमने यह खबर दिखाई थी, और 30 तारीख की शाम के वक्त तमाम जो मीडिया है वो इस खबर को लेकर आया, लेकिन हमने उससे पहले ही इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है और इस तरह से कोरोना फैलने का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई चली और 28 तारीख को ही, क्योंकि जब मीडिया में खबर आई उससे पहले 28 तारीख को ही मौलाना साद वहां से गायब हो गया था। अब वो कहां पर गया, पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है। कई तरह की जो बातें हैं वो इस पूरे पशुपेश में जरूर है कि कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस अब पूरी मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ना चाहती है, हर तरह की जो सबूत है वो इकट्ठा करके, ताकि जब गिरफ्तारी हो बिल्कुल तो फिर वो छूट ना पाए। और जो भी हमने देखा कि पूरे देश में, और ये सरकार बार बार इस बात को कहती रही है कि 30% से ज्यादा जो संक्रमण है कोरोना का वो जमात के जो लोग हैं उनसे फैला है, तो यकीनन एक बड़ी चुनौती मौलाना गिरफ्तार करने की भी है और उसको सजा दिलाने की भी यकीनन पुलिस के सामने इस वक्त है। और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 50% से ज्यादा है, जो पूरे देश में 30% के आसपास है, वो यूपी में 50% से ज्यादा है। राहुल मिश्रा भी इस चीज पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। राहुल, 28 तारीख का जिक्र हो रहा है और वापस घूमकर 28 आने वाली है, महीना पूरा होने वाला है, लेकिन क्राइम ब्रांच आज शामली पहुंची, वहां भी मौलाना साद हाथ नहीं लगा। यह कहा जा रहा है कि कई जानकारियां उसके संबंध में हाथ लगी हैं क्राइम ब्रांच की। क्या चीजें इन सबके बीच में हैं कि पूरी इंटेलिजेंस हाथ में होने के बावजूद दिल्ली पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही है, कहां चूक हो रही है? मौलाना साद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है अब तक? एक लाइन जोड़ दूं मैं रामेश में, पत्रकार के लिए प्रसाद होता है राहुल, पत्रकार के लिए प्रसाद होता है अभी राहुल, पत्रकार के लिए प्रसाद होता है एक एक्सक्लूसिव खबर। आपको कोई प्रसाद मिला क्या?
एक ये जरूर है कि ईडी ने जो पीएमएलए के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ है, उसमें जो 24 लोग हैं जो उनके करीबी हैं, 24 लोग, उनको भी उनके बैंक अकाउंट और जो बैंक अकाउंट उनसे जुड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ पर खंगाला गया है कि आखिर में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पैसा जो है आखिर में कहां से आता था, किस जगह से आता था, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर ली गई है। मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा इसमें कि यहाँ पे, क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं ये चंद कदमों दूरी पे ही मौलाना साद का जो फार्म हाउस है वो चंद कदम दूर पे है, और यहाँ पे जो छोटी नहर एक जाती है, और ये फार्म हाउस तकरीबन 22 बीघे में फार्म हाउस ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी तो वहां पे पहले माली और जो नौकर, क्योंकि 2 नौकर वहां पे रहते हैं और एक माली रहता है, उन्होंने उस दरवाजे को खोला और उसके बाद दरवाजे को खोल करके टीम अंदर में गई थी और उसके बाद नौकरों से पूरी जानकारी वहां पे ली थी कि आखिर में मौलाना साद कब यहाँ पे आते हैं, कि कब कब यहाँ पे पहुंचते हैं, ये सारी चीजें वहां पे जानकारी ली गई। सुना है हमने कि वहां पर पड़ोसी राहुल पड़ोसी जस्ट जो फार्म हाउस है उनके जस्ट घर के बगल में, राहुल वहां पर हमने सुना है कि स्विमिंग पूल है। तो राहुल पूछा तो उनकी जानकारी थी कि 2 महीने पहले उन्होंने यहाँ पे देखा था, मौलाना साद को यहाँ पे देखा था, उसके बाद से उन्होंने नहीं देखा है। राहुल आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मौलाना साद का यहाँ से 75 किलोमीटर दूर ही सहारनपुर में ससुराल है मौलाना साद की। तो क्राइम ब्रांच यहाँ पे आई है, जानकारी यहाँ पे ली है, दस्तावेजों को यहाँ पे खंगाला गया है। ईडी ने भी यदि कहा जाए तो उन बैंक अकाउंटों को खंगाला है और 24 जो इनके करीबी हैं मौलाना साद के करीबी लोगों से यहाँ पे जानकारी ली है कि आखिर में ये जो पैसे थे, ये आखिर में पैसे कहां से आते थे, किनके द्वारा आते थे और कौन कौन सा जरिया था, इन सभी चीजों की जानकारी राहुल मौलाना साद के बैंक अकाउंट्स को वो खंगाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने ये फार्म हाउस खंगाला किया, वहां मैंने सुना है कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जाने का मौका मिला आपको? क्योंकि वहां यह भी सुना गया कि लग्जरी गाड़ियां भी हैं। तो पत्रकार तो सब तरह का माहौल देखता है और फिर उसके बाद समझता है कि भाई क्या है, मौलाना किस किस्म के शख्स हैं, किस तरह के धर्म गुरु हैं, क्योंकि यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पर लग्जरी गाड़ियां भी हैं, यहाँ पर इस तरह का पूरा तामझाम है। तो आप अंदर से निगाहें दौड़ा पाए? आपके आंखों में लगे कैमरे ने कुछ कैच किया? सर यदि ये कहा जाए तो, क्योंकि मैं तो वहां पे हम लोग गए थे, लेकिन जब टीम वहां पे पहुंची थी तो टीम ने पहले अंदर में जाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया था और उसके बाद मैं जब वहां से टीम निकली भी है तो उस दरवाजे को उसके बाद ताला वहां पे लगा दिया गया था। लेकिन 22 बीघे में ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल, ये जो फार्म हाउस है, ये 22 बीघे में फैला हुआ है। हर एक चीज लेविस स्टाइल, यहाँ पे यदि कहा जाए लेविस स्टाइल की यहाँ पे सारी वस्तुएं हैं। और एक और चीज है, जो छोटी नहर, क्योंकि मैंने छोटी नहर इसलिए कहा मैंने कि छोटी नहर से एक जो रास्ता जाता है और उसके बाद जो पीछे का, यदि 22 बीघे के पीछे इनका 2 दरवाजे हैं, जो पीछे का दरवाजे को जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर आपको घूम करके और फिर पीछे की तरफ आपको जाना होता है। इस दरवाजे का रहस्य जो है वो आपसे जानेंगे राहुल। जरा हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, राम, मेहमानों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दरवाजे का रहस्य आप जरा खोज कर रखिए, हम वापस आपके पास आएंगे। कुछ मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। राम, आप शुरुआत करें। सरदार परमिंदर सिंह जी, प्रश्न आपसे है, क्योंकि आप लोगों ने यह मांग उठाई है, अल्पसंख्यक आयोग ने मांग उठाई है कि जमात पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या आपको इसके पीछे लगता है, आप लोगों के पास तो यह जिम्मेदारी है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनका कोई हक न मारे, इस बात का ख्याल भी आप लोगों को रखना है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि जमात को बंद कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जमात किसी भी धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती कि इकलौती जमात ही मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रही हो। जमात मुस्लिम समाज के मानने वालों में से 0.5% लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। हो क्या रहा है कि ये जो मरकज में लोग निकले, इन्होंने, पुलिस ने जब इनको कहा कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, आप सामने आइए, ये सामने नहीं आए, ये जाके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में छिप गए, ये मदरसों में छिप गए, ये मस्जिदों में छिप गए। जो निर्दोष मुस्लिम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक बस्तियों में जो निवासी हैं, जो सामान्य लोग हैं, जिनका इस कोरोना महामारी से कोई वास्ता नहीं है, ये उनके टच में आके वो निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं, वो भी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। जब लार्जर स्केल पे हमने पूरा माह इसका परीक्षण किया, परसों की स्थिति ये थी कि 1400 मरीज उत्तर प्रदेश में होते हैं संक्रमित, और 1400 में से 938 लगभग जो हैं वो जमाती या उनसे संपर्क में आए लोग हैं। तो ऐसे तमाम लोग जब ये पूरा महामारी को फैला रहे हैं,
इसके अलावा इनके द्वारा जो कृत्य किए गए, महिला डॉक्टरों के साथ अश्लीलता की गई, जिस प्रकार से पुलिस में पत्थर मारे गए, थूका गया, ये सारे जितने कृत्य हैं ये देशद्रोह के श्रेणी में आते हैं और 124 से आईपीसी का अपराध गठित करते हैं देशद्रोह का। तो जब इन गतिविधियों को देखा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने, तो हम लोगों ने एक बैठक आहूत की और उस बैठक में लेकिन जिसमें सोफिया, सरदार जी, मनोज मसीह और कुंवर सरदार जी बहुत देर नहीं हुई आपको जागने में? जी 1 महीना हो गया आपको जागने, 28 तारीख आने वाली है। नहीं, हम लोग अगर अल्पसंख्यक, सुनिए मेरी बात, अल्पसंख्यक आयोग, सुनिए मेरी बात पहले सरदार जी, आप परमिंदर सिंह जी, आप विचारक हैं, आप समझते हैं व्यवस्था को। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, क्राइम ब्रांच वहां पहुंच चुकी है, ईडी मामला जांच कर रही है, मांग करने में कहीं देर तो नहीं कर दी? क्योंकि आपको सोचने में बहुत वक्त लगता है। नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत के जितना भी डेटा हम लोग के समक्ष आया और जितनी चीजें हम लोग लगातार परिस्थितियों का जो है ऑब्जर्वेशन करते रहे, जब हमको लगा कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर और इनके कारण संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय बदनाम भी हो रहा है और ये जाके वहां निर्दोष लोगों को कोरोना बांट रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आतंकवाद का ही स्वरूप है ना कि ये मानव बन के जा रहे हैं और जाके हर जगह संक्रमित कर रहे हैं। लखनऊ का सदर कैंटोनमेंट एरिया उसका एक बहुत बड़ी मिसाल है, रायबरेली का जायस देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, सब जगह इनकी स्थितियां ही आ रही हैं। तो इसलिए देशद्रोह के जिनके द्वारा जब कृत्य किए गए, तो हम सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम लोग सरकार को एडवाइजरी जारी करें, अपनी रिकमेंडेशन जारी करें और हम सदस्यों ने इस पे मतीन खान साहब स्वतंत्र सहमति के साथ एक निर्णय लिया और सरकार को मुख्य सचिव पत्र लिखा है। मतीन खान साहब, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप मुस्लिम लीग के, मैं जानना चाहता हूं कि जो ये मामला है ये हिंदू मुसलमान के खांचे में हम क्यों देख रहे हैं? ये धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के धर्म युद्ध नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध भी नहीं है, ये विश्व युद्ध है महामारी से। आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसा फैला रहे हैं कि हम, भाई बीमारी को तो समझ लें, बीमारी क्या है? प्लेग फैला था, कभी स्पेनिश फ्लू आया था, कभी मलेरिया फैल जाता है, कभी काला बुखार फैल जाता है, कभी बच्चों की जान चली जाती है आपके पूरे पूर्वांचल के इलाकों में, ऐसा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस फैल जाता है। तो हम इसको धर्म के खांचे में देखेंगे या आपको लगता है कि हमको नजरिया बदलना पड़ेगा अपना? देखिए दिलीप जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि इसको किसी भी ज़ात, बिरादरी, रंग और काले और गोरे में नहीं देखना है। तो लिहाजा ये जो सरदार परमीत सिंह जी जो कह रहे हैं, जैसे झूठ बोल रहे हैं कि साहब जमातियों ने थूका, ये सरासर झूठ है। और इसी तरह से भाजपा के लोगों के ज़रिए से इस तरह के जो झूठे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये एक महामारी है। इस महामारी से हम सबको मिल कर के लड़ना है। लिहाजा इस तरह से जो एक प्रोपगंडाइज किया जा रहा है, साहब मौलाना साद, अब मुझे ये बताइए, हवाला क्या अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो हवाला का मामला है कि साहब हवाला से पैसा आ रहा है, अगर देश में हवाला चल रहा है तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हवाला पे अब तक क्यों नहीं अंकुश लगाया गया? हवाला का क्यों नहीं पैर तोड़ा गया, क्यों गर्दन नहीं तोड़ी गई? उनके चलाने वाले लोगों पर जब ईडी, ये तो मैं सारे हमारे पास एजेंसीज़ हैं, आईबी है, एलआईयू है, बहुत सी एजेंसीज़ हैं, वो सारी एजेंसीज़ को मालूम है कि साहब ये मौलाना साद से इनके रिलेशन है, साहब ईडी से वो हवाला से पैसा आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। ये सब क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है? अच्छा आप बताइए कि क्या होना चाहिए? मतीन खान साहब, होना क्या चाहिए, है क्या ये? अच्छा ये बताइए। तो मरकज के लोगों में संपर्क में, मतीन खान साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, मरकज के लोगों के संपर्क में जो लोग आए मतीन खान साहब, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सब मारे जा रहे हैं, बचेगा कोई नहीं अगर ये हम हालात बनाते रहे तो। हम भ्रम फैलाने का बात नहीं, चलिए आप भ्रम दूर कर दीजिए। आपकी, हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम कौम के बड़े धर्मगुरु हैं या हिंदुओं से जुड़े हुए बड़े धर्मगुरु हैं, वो क्या आपस में आके बातचीत करके मंच पर आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए मसला जो है वो धर्म का नहीं है, जो गलत फैला रहे हैं उनके सामने आप आके बताइए ना भाई।
बिल्कुल। आप ये बताइए कि दारुल उलूम देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, बरेली का आला हजरत हो, या हिंदुस्तान के किस मकतब फ़िक्र के लोगों ने इस बारे में बावर नहीं कराया कि ये एक महामारी है, इससे बचा जाए, नमाज़ों को घर में पढ़ा जाए, जुमे को घर में पढ़ा जाए, तरावी अभी ईद आने वाली, आज में भी चांद नहीं हुआ, कल चांद होगा, परसों से, कल से रात से तरावी शुरू होगी। मगर ये सब ऐलानात किए गए हमारे उन दानिश्वर उलमा इकराम ने, बुद्धिजीवियों ने, कि घरों में तरावी पढ़ें, अपनी अपनी इंडिविजुअल नमाज पढ़ें। ये क्या है? नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखिए जनाब इसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं मतीन खान साहब, इसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मरकज में किया गया है, मौलाना साद ने किया, उसकी मजम्मत कौन करेगा साहब? आप नहीं करेंगे? बिल्कुल। देखिए, आप क्यों नहीं करते हैं? हाँ, आप क्यों नहीं करते हैं? आपके लोग क्यों नहीं करते हैं? कनिका अरे कनिका कपूर को भी जेल होनी चाहिए। अरे जनाब, कनिका कपूर को भी जेल होनी चाहिए, जिन्होंने फैलाया उनको भी जेल होनी चाहिए। आप कनिका कपूर में क्यों अटक गए? आप मौलाना साद पे बताइए। हम तो कह रहे हैं सबको जेल जाना चाहिए, चाहे वो सीज फायर कंपनी से गलती, चाहे सीज फायर कंपनी नोएडा की हो। गलती यही गलती जमात के जिम्मेदार जो मौलाना साद साहब, उनसे गलती नहीं हो सकती। अरे तो जेल भेजने में दिक्कत क्या है? भाग क्यों रहे हैं? अपडेट, अरे भाग क्यों रहे हैं? कनिका कपूर को तो पकड़ के ले गई अथॉरिटीज, भागने की जरूरत क्या है? आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जेल बंद किया। अरे आपकी कौम को मार रहे हैं, वो हिंदुओं को भी मार रहे हैं, मुसलमानों को भी मार रहे हैं, डॉक्टर्स को भी मार रहे हैं। बिल्कुल, यही अभी आप ही के जुमले थे, बड़े बड़े शानदार। दिलीप साहब, आपने कहा था कि कौन अपनी कौम के लोगों को मारने का वो प्लान कर लेंगे? क्या वो अपनी कौम? अरे हम ये कह नहीं रहे साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने, अरे जनाब जाने अनजाने मार तो रहे हैं, मौत तो बांट रहे हैं। एक गलती हुई, एक्सीडेंट होता है। अरे तो सामने तो आइए, भाग क्यों रहे हैं? कहां जाएंगे भागकर? सामने आइए। हिंदुस्तान के सब मुसलमानों को मिलके बोलना चाहिए, तुम बाहर आओ भाई। मैं उनको, मौलाना साद के अलावा तमाम भी लोगों से कहूंगा, जिन लोगों को जहां से भी कोई कनेक्शन लग रहा है कि उनको ये वायरस हो सकता है, वो लोग को, चाहे वो तबलीग जमात के हो या नॉन तबलीग हो, मुसलमान हो या कोई भी जात बरादरी के हो, सब लोग आ करके अपनी जांच कराएं और देश को बचाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ा अच्छा साइन है हिंदुस्तान के अंदर, कि इस साइन के अंदर जिस तरह से आप देखेंगे, जो चाइना हो, फ्रांस हो, चलिए हम समीर जी के पास चलते हैं। राम, समीर जी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। रुकिए साहब, जनाब रुकिए जरा, हम बीजेपी का वर्जन लेते हैं। समीर सिंह जी, ये परमिंदर सिंह जी ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है इस बारे में कि जमात बैन होनी चाहिए। सरकार का पक्ष क्या है? दिलीप जी, सरकार का पक्ष पहले से आ चुका है, और आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने पहले दिन से ही कोरोना से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाने के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं। निरंतर सवेरे से लेकर रात तक कोरोना से उत्तर प्रदेश की जनता महफूज रहे, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उसके लिए सहयोग कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि कठिनाइयाँ हैं, मतीन साहब जैसे लोगों से कठिनाइयाँ हैं, जो लोग साद को बेगुनाह साबित करते हैं और ये कहते हैं कि साहब उनका कोई गुनाह नहीं है। मतीन साहब को ऐसे समय में आगे आना चाहिए, इन लोगों को आगे आके, इनके धर्मगुरुओं को आगे आके ऐसे लोगों को निवेदन करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि वो लोग प्रशासन का सहयोग करें, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद करें। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी को जाती है तो ऐसे ही लोगों को जाती है जो लोग चैनलों पर बैठ के मरकज के लोगों की हिमायत करते हैं और उनको बेगुनाह और नासमझी बताते हैं कि इस तरह की घटना नासमझी में हो गई। दिलीप जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस आग्रह को किया था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एक कदम चल के उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर लगाम लगाया है और उत्तर प्रदेश आज सफल हुआ है कोरोना को रोकने में। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों को चिकित्सा मिल रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, गरीब लोगों की चिंता की है सरकार ने। आज उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अपने रास्ते पर लौट रहा है और मैं बड़े
सलीके से कह रहा हूं कि ऐसे लोग, मतीन साहब जैसे लोग जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, इनको आगे आके, हमारे परमिंदर जी अभी कैंट की बात कर रहे थे, और इनका टारगेट उस कैंट के क्षेत्र में इनको जाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। कल ही पुलिस पर हमला हुआ है कि वो पुलिस पर हमला ना करे, वो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला ना करे और वो आगे आके अपनी जांच कराएं। में भी हमला नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी संजीदगी से हमला नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग और हमला जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो फैला रहे हैं, चाहे मुरादाबाद में फैला रहे हैं, चाहे प्रयाग के अंदर। मतीन साहब सुन लो, आएगा तुम्हारी बारी अपनी बात कहना, सुन लो, धैर्य रखो, आप अपनी बारी में कहना। अभी प्रयाग के अंदर एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इंडोनेशिया से आए लोगों को छुपा के रखा और प्रशासन को नहीं बताया। मुरादाबाद के अंदर जो लोग छुपे बैठे थे, हेल्थ वर्कर गए और उन पर हमला हुआ। कैंट के अंदर पुलिस ने रोका तो सिपाही को ले जाके मारा लोगों ने, पुलिस ने कार्रवाई की। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो ये कहते हैं साहब हमारे खिलाफ अन्याय और अत्याचार। प्रयागराज में कहाँ हमला हो गया? कार्रवाइयों से जान किसकी बचने वाली बोलते हैं आप? जमीर साहब, जान किसकी बचने वाली है? कहाँ हमला हुआ? आज उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट उसी मरकज से निकले लोगों ने अपने संपर्क के लोगों को फैलाया है। यही देखिए, ये है इनका इंटेंशन। भाई आप महामारी को भी रंग दे रहे हैं, क्यों नहीं कराना चाहते? महामारी को आप अपने जीवन को क्यों नहीं बचाना चाहते? ये तो महामारी लामबंद है और ये महामारी को आप महामारी क्यों नहीं मानते हो? आप सरकार के जनाब राजेंद्र त्रिवेदी जी की राय ले लेते हैं। राजेंद्र जी की राय ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र त्रिवेदी जी, ये लग रहा है कि हिंदू मुसलमान का रंग होता जा रहा है। ये तो कोरोना को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में जब आएगा, हिंदुस्तान में आएगा। हम बार बार कह रहे हैं लॉक हुए हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। तो यहाँ लगता है कि हम हिंदू मुसलमान वाले हो गए हैं। कोरोना को पता है क्या हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? त्रिवेदी जी, अभी आपका जो टॉपिक है मूल रूप से आज उस पर समाजवादी पार्टी और मेरा विचार यह है जी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अभी हमारा कहना यह है कि आज ही एक राष्ट्रीय चैनल पर शाम को करीब लगभग 6:30 बजे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हम सीधे सीधे स्वीकार कर रहे थे कि उनका नंबर मुझे मालूम है मौलाना साद का, और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता रंधावा साहब बता रहे थे कि जानकी नगर में हैं। तो मेरा एक सवाल है सीधा सीधा, अगर कोई गुनाहगार है, चाहे साध हो, चाहे वहां अवहेलना कर रहे येदुरप्पा साहब कर्नाटक में हो, चाहे कुमार स्वामी हो, चाहे कनका कपूर हो, साथ में जो जो उसमें भाग लिए थे, चाहे महारानी रही हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, सब के सब रूल ऑफ लॉ से ये देश चलता है, कानून का राज है, ये तालिबान नहीं है। अब रही बात, सवालिया निशान है कि इनकी एलआईओ, इनकी इंटेलिजेंस ये क्या कर रही थी। हम कतई मौलाना साहब के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी गुनाहगार कोई भी हो उसके साथ एक साथ व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, आज बता रहे 28 तारीख हो गई। अरे भैया, जांच पड़ताल चली, इसके बाद आप क्यों नहीं धारा आईपीसी सीआरपीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? 82 आप एक्सपांडर घोषित करिए, फरार घोषित कर दिए न्यायालय से लेकर के मौलाना साहब फरार, और इसके बाद आप केवल उनको अपने सुर्खियों में रहने के लिए आप महिमा मंडित कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के लोग मौलाना साहब को। हम कतई उनके पक्ष में नहीं है। जो अपराध करेगा, गुनाह करेगा, साधो कितना बड़ा मौलाना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और 82 के बाद तब नंबर आता है 83 का। आप क्यों नहीं शामली का 82 स्टैंड घोषित करके और 83 में फिर उनकी कुर्की करते हैं? आप बता रहे हैं कि ईडी छापा मार रही है, ये छापा मार रहा है, 28 दिन बाद याद आ रहा है ईडी और सब चीज। इसके पहले कहां थे आप? ये साबित करता है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये साबित करता है। आपका प्रश्न है कौन बचा रहा है मौलाना को? हमारा विचार यह है
कि उसको महिमा मंडित करने के लिए मौलाना साहब को सत्तारूढ़ दल बचा रहा है, भाजपा बचा रही है, केंद्र की सरकार बचा रही है। जब इतने ज्यादा लोग महामारी से मर गए, आज उसको ये काम आपका है तिवारी जी। कोरोना कोई तिवारी जी ये समाजवादी पार्टी का काम है। बात मत सुनिए, बात करने दीजिए। अपराधियों को बचाना, देशद्रोहियों को बचाना, ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। देश के दुश्मनों को, आवाम के दुश्मनों को संरक्षण देना और बचाना, ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में। अरे आप शर्म करो तिवारी जी। मुजफ्फरनगर का दंगा कराने वाले लोग और मौलानाओं को जहाज से बुला के अखिलेश यादव चाय पिला रहे थे अपने यहाँ मुख्यमंत्री निवास में। आपको शर्म नहीं आती इस तरह का आरोप लगाते हुए? जिस प्रदेश के अंदर कड़ाई से एक गुनाहगारों को पकड़ा जा रहा है, जिस प्रदेश के अंदर मरकज के लोगों को ढूंढ के उनकी चेकिंग की जा रही है, उनकी जांच कराई जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी दवा की जा रही है, गुनाहगारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी मौलानाओं को अपने घरों में चाय पिला के देश के दुश्मनों को पनाह देने वाले लोग, महामारी को बांट रहे हैं, देश के अंदर बेमनस्सा फैलाने वाले लोग। आज अखिलेश यादव, मेरा मौका है तो मैं बोलूंगा तो अखिलेश यादव। अच्छा समीर जी, आदरणीय संपादक समीर जी रुकिए। आप सब लोग रुकिए। बहुत पहले कर चुके हैं आग्रह। आप सब लोग रुकिए। यादव की बराबरी आप मत करिए। सब लोग आप रुकिए, एक एक करके बोलेंगे ना तो जनता को पता चलेगा कि कोरोना पर। देखिए कहाँ कर रहे हैं समीर जी, समाजवादी पार्टी कर सकती है। समीर जी ये क्यों आ गए? समीर जी थोड़ा समीर जी जरा निवेदन है, रुकिएगा जरा एक बार। आप लोग अगर एक एक करके बात रखेंगे, हम पूरी तसल्ली से बैठे हुए हैं और त्रिवेदी जी बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। संघ विचारक अशोक सिन्हा जी भी वो भी सुन रहे हैं। अशोक जी, और वहां पर आपका मूल प्रश्न जो था जी कि कोरोना डिबेट का जो प्रश्न है जी कि कौन संरक्षण दे रहा है, तो हम कह रहे हैं हमारा ये मानना है कि संरक्षण यही लोग दे रहे हैं। ठीक है, अशोक सिन्हा जी से पूछ लेते हैं कितना बड़ा नगर है। त्रिवेदी जी आप तिवारी जी को मौका दीजिए। इन्होंने तिवारी जी बीच में कहा तो लगा, मैंने कहा समीर सिंह जी मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा साहब त्रिवेदी जी को बोलिए जरा। अशोक सिन्हा जी बताइए, संघ के विचारक हैं आप। आदरणीय संपादक जी दिलीप तिवारी जी। नहीं आदरणीय त्रिवेदी जी, हम तो आपकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं कि लड़ना नहीं है साहब। हम सब लोग मिलकर कोरोना को हराएंगे। मौलाना साद हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा त्रिवेदी जी, सम्मानित चैनल के साथ हैं। त्रिवेदी जी एक तस्वीर और दिखा रहा हूं, चलिए आप धर्म से अलग होकर चल के बात करते हैं। एक तस्वीर मेरे सहयोगियों से कहूंगा कि पटियाला के एएसआई की तस्वीर दिखाई जाए, जो एक सिख धर्म के हैं और एक सिख हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उस व्यक्ति की, एएसआई की, हरजीत सिंह की, जिस तरह से निर्ममता पूर्वक उस पर हमला हुआ, और हमला करने वाले किसी एक समुदाय के, हम लेकिन पूरे समुदाय को दोषी नहीं मानते, हम तथाकथित कहते हैं, हम दो समुदाय कहते हैं। ये हमारी परंपरा है पत्रकारिता में। ना हम हिंदू लिखते हैं, ना मुस्लिम लिखते हैं, ना सिख लिखते हैं, ना ईसाई लिखते हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि वो तस्वीर जरूर दिखाएं एएसआई हरजीत सिंह की। एक व्यक्ति सिर्फ पास मांगने पर कानून के हाथ काटने की हिमाकत करता है। और आप सबको पता है, आप राजनेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन कानून के हाथ काटने की हिमाकत जो करते हैं वो धर्म के लोग नहीं होते हैं, वो अधर्मी होते हैं, वो किसी एक समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। और हमारा हीरो, हम बार बार कह रहे हैं, सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो बदलो। और हम कह रहे हैं कि हमारे हीरो हरजीत सिंह जैसे एएसआई हैं, जिनको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न केवल उनका प्रमोशन किया बल्कि उनका हौसला बढ़ाया और कहा मैं कैप्टन हूं, मैं फौजी हूं और मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मेरी पुलिस के कांस्टेबल का, अफसरों का हाथ काटने वालों को इसकी सख्त सजा मिलेगी। हमको एक सुर में बोलना होगा जनाब। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिन्हा साहब, हमारा ना तो किसी आइडियोलॉजी को लेकर विरोध है, ना किसी धर्म को लेकर विरोध है, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप जरा। बैरिकेड पर एक गाड़ी आती है, पूरी ताकत के साथ वो जोर लगाते हैं, पुलिस वालों के हाथ में डंडे हैं,
और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि आपको विचलित होना चाहिए, क्योंकि आपको जनता आपकी पार्टी को चुनती है और आप इस तरह से जब लड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि साहब हमने गलत लोगों को चुना है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप देश को बुरे वक्त में साथ लेकर चलें, एक सुर में बोलें। एक तस्वीर देखिए, निहत्थे पुलिस वाले लाठियों के दम पर उनको रोकने की कोशिश करते हैं और गाड़ी की रफ्तार देखिए, सारे बैरिकेडें गिराती हुई आती है। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। या किसी एक धर्म का व्यक्ति नहीं है। और देखिएगा, वो व्यक्ति खुद अपना हाथ कटा हुआ हाथ में लेकर चलता है और कहता है कि कानून के हाथ काटने वालों के हाथ चाहे जितने लंबे हों, लेकिन मेरा हौसला इतना बुलंद है कि उसके आगे सब फीके पड़ जाएंगे। और हम ऐसे बहादुर को सलाम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी के जुड़े हुए लोग हों, किसी भी धर्म के जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो सब देश के खिलाफ हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि असली हीरो ये हैं। फिल्मों के हीरो नहीं हो सकते, क्रिकेटर्स हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारे हीरो वो लोग नहीं हो सकते जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास अकूत दौलत है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी जमीनें हैं। हीरो हमारे ये हैं एएसआई हरजीत सिंह, जिनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी पार्टी के अपने समर्थकों को कहें कि ये है हमारे असली हीरो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सिन्हा साहब कि जब हम लड़ते हैं तो ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। वो साधुओं की 2 हत्या से जुड़ा मामला, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे इस तरह से हाथ काटने का मामला हो, और चाहे डॉक्टरों पर हमला करने का मामला हो, वो निंदनीय है। देखिए, इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बायोलॉजिकल वारफेयर का एक विश्व युद्ध से झेल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का एक आफत आई हुई है, एक संकट आया हुआ है जिसका कि हम सामना कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न है कि कोई भी संगठन हो या विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, वह पहचाना जाता है अपने सदस्यों और अपने नागरिकों के व्यवहार से। वह चाहे संगठन या उस राष्ट्र का लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना ऊंचा हो, चाहे जितनी अच्छी पुस्तक वो पढ़ते हो, और चाहे जितना अच्छा वो संविधान बनाए हो, परंतु उनके नागरिकों का चरित्र और व्यवहार यह बताता है कि वह संगठन कैसे लोगों का उत्पादन कर रहा है। तबलीगी जमात के लोगों ने जो व्यवहार पूरे राष्ट्र में किया है, चाहे वह इलाहाबाद के प्रोफेसर का व्यवहार हो, चाहे क्वारंटाइन में रहने वाले जो तबलीगी जमात के सदस्य रहे हैं उनका व्यवहार रहा हो, संपूर्ण राष्ट्र ने यह देख लिया है कि यह जमात न तो देश हित में है, न इस्लाम के हित में है, और न यह दुनिया के हित में है। और इसलिए मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि ऐसे संगठन पर जिसके लोग इस प्रकार का संविधान विरोधी, समाज विरोधी और युद्ध के मैदान में दगा देने वाले लोग, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संविधान के दायरे में रहते हुए किया जाना चाहिए। मौलाना साद साहब ने जो कृत्य किया है और कर रहे हैं, उनको बचाने का कार्य नहीं होना चाहिए। मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि इस पैनल पर 8 लोग स्टूडियो सहित बैठे हुए हैं और सभी को एक स्वर में मौलाना साद की भर्त्सना करनी चाहिए। मौलाना साद को पता है कि उनके खिलाफ कसदन कत्ल का मुकदमा भी है, ईडी भी इंक्वायरी कर रही है, हवाला के केस भी उनके ऊपर, सरकार के और संविधान के अनेक धाराओं को तोड़ने का आरोप उनके ऊपर स्पष्ट रूप से लगा हुआ है, नोटिस जा चुकी है। उनको एक अनुरोध यह किया गया पुलिस के द्वारा कि आप किसी सरकारी अस्पताल में अपने कोरोना की जांच करा लें और उसका सर्टिफिकेट लेके प्रस्तुत करें, मगर उस शख्स ने कतई अपने को किसी सरकारी अस्पताल में जांच कराना उचित नहीं समझा। चलिए, अब जहां सिन्हा साहब आपको रोक रहा हूं मैं। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल नंदी हमारे साथ जुड़ गए। नंदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमको सुन पा रहे हैं क्या नंदी जी? जी, कैसे लग रहे हैं हालात आपको इस समय? हम कह रहे हैं कि मौलाना साद को ना तो यूपी की पुलिस पकड़ पाई, ना केंद्र की पुलिस पकड़ पाई। केंद्र की मतलब दिल्ली की जो केंद्र के सरकार के अंडर में आती है, और दूसरा एजेंसियां उसके पीछे लगी है, लेकिन महीना भर होने को है, आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ गए जिसने कोरोना का जहर बांट दिया, मौत का जहर।
आवाज नहीं आ रही है आपकी भैया, रुक के आ रही है आवाज, आवाज नहीं आ रही। एक बार जरा नंदी जी की आवाज सुनवाइए, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश सुनना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है नंदी जी की आवाज को, क्योंकि काफी बुलंद आवाज है। इलाहाबाद से राजनीति करते हैं, यूपी की कैबिनेट में हिस्सा है। नंदी जी, आपके पास जो मंत्रालय है उसके हिसाब से हम ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साद की तलाश में आज क्राइम ब्रांच शामली में उनके फार्म हाउस पर पहुंची थी। ईडी की टीम जांच कर रही है, 24 लोगों से पूछताछ हुई है, उनके खातों की जांच हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो साद जो है, जो जहर बांट रहे हैं, जो प्रसाद बांट रहे हैं जहर का, वो और दूसरा सरकार की नाकामी क्या है कि एक व्यक्ति जो सर्विलांस पर है, जो सिस्टम को धोखा दे रहा है, उसको आप पकड़ नहीं पाया अभी तक? इतने लोगों को जहर बांट चुका है वो। देखिए, यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, और जहां तक मौलाना साद की बात है, आपने देखा है कि किस तरह से उसने जहर उगलने का काम किया है और समाज को भड़काने का काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बिना जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव के हम सब का सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। आज जहां पूरा भूमंडल, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, उनकी सूझबूझ, उनके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण आज जो हमारी स्थिति है देश की, और अभी अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र धर्म का किस तरह से पालन करने का काम किया, और 2000 जो ये कोरोना की लड़ाई चल रही है, टीम 11 की मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्हें पता चला उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। उसमें भी बिना विचलित हुए उस मीटिंग को ख़त्म करके इस प्रदेश की 23 करोड़ जनता को कैसे हम बचा पाएँ, कैसे उनको सुरक्षित रख पाएँ, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अभी तक 1507 जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें 938 तबलीगी जमात के हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग इसको छिपा रहे हैं, छिपाना नहीं चाहिए, इससे और लोग संक्रमित ना हो जाएं, इसके लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते, कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कहीं पर उनके मन में डर का भाव नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और खुद सामने आकर के अपनी जांच करानी चाहिए। आप जांच कराएंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार का, आपके आस पड़ोस में भी संक्रमण नहीं फैलने पाएगा। लेकिन नंदी जी, मतीन साहब कह रहे हैं, मतीन खान साहब कह रहे हैं, नंदी जी, प्रदेश सरकार पूरी, नंदी जी, मतीन खान साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के, कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट रहे हैं आपकी पार्टी इस लड़ाई को। मतीन खान साहब बताइए, पूछिए मंत्री जी से सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी नंदी जी ने बहुत अच्छी बात क्या कह रहे हैं कि एक जो भय है वो भय निकलना चाहिए। लोग, पुलिस के लोग जो हैं या और आवाम जो क्वारंटाइन जा रहे हैं, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। अब मतीन खान साहब आप रुकिए, की खबरें आ रही हैं, मतीन खान साहब आप रुकिए, इस तरह से कि उनको मतीन खान साहब, नहीं, मतीन खान साहब आप रुक जाइए, आप इसको जो है मतीन खान साहब आप रुक जाइए, नंदी जी, नहीं, नंदी जी आप बोलिए, नंदी जी आप बोलिए और आश्वस्त करिए, आप सरकार के मंत्री हैं और पूरा प्लेटफॉर्म है। मतीन खान साहब आप गंभीरता से सुनिएगा आप इसको। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के, जो भी संक्रमित है व्यक्ति, उसको क्वारंटाइन करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, हम पूरे समाज को बचाने के लिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना की लड़ाई की टीम 11 की टीम बनी है, उस मीटिंग को करते रहे। वो इतनी बड़ी, अपने पिताजी की मृत्यु होने पर वहां नहीं गए और वहां ना जाने का निर्णय लिया, तो वो उनके मन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस 23 करोड़ लोगों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं।
इसमें किसी भी तरह से ये कहना कि जाति धर्म मजहब, बिना जाति धर्म मजहब के 938 अगर तबलीगी जमात के हैं तो 1507 लोग हैं, तो 600 और लोग भी हैं। तो जो भी लोग इस बीमारी को छिपा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी ना घबराए, छिपाए नहीं, और आप सामने आकर के खुद अपने आप को पुलिस के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से अपनी जांच कराएं। इससे आप और आपका परिवार, आपका मोहल्ला सब संक्रमित होने से बचेगा। और हम कुछ लोगों बहुत अच्छी बात इस चीज की आजादी नहीं देंगे कि वो पूरे प्रदेश को बीमार करें, पूरे प्रदेश को संक्रमित करें। या दूसरे लोग भी इस तरह से जो है, जिस तरह से वो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और नंदी जी ने जितनी साफ और स्वच्छ बात की है कि ये एक महामारी, नफरत फैलाने की बात आप कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से टीवी पर खड़े होकर के, टीवी पर बैठ टेलीविजन पर डिबेट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो नफरत तो आप फैला रहे हैं। सराह रहा हूं, मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूं। नहीं, आप मेरी तारीफ मत करिए, लेकिन आप इस तरह से बात मत करिए। नंदी जी, तारीफ आपको इसलिए स्वीकार करनी पड़ेगी कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं मतीन खान साहब से कहूंगा कि हमको थोड़ा सा संयम इसलिए रखना पड़ेगा कि हम सब मिलके ही एक रास्ता दिखाएंगे लोगों को, और हमारी भी जिम्मेदारी है। आप सब कोरोना वॉरियर्स हैं। नंदी साहब लगे हुए हैं, टीम 11 लगी हुई है, समीर जी लगे हुए हैं, त्रिवेदी जी लगे हुए हैं, सिन्हा साहब लगे हुए हैं, सरदार जी लगे हुए हैं, और अभी हमारे 2 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, एक शोएब रजा है, एक राहुल मिश्रा है। हमारी जोड़ी देखिए आप, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं हम, शोएब रजा भी काम कर रहे हैं तो राहुल मिश्रा भी काम कर रहे हैं। पंडित जी की और रजा साहब की जोड़ी है। तो जरा आप लोग इस गंभीरता को समझिएगा। पहले हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। नंदी जी का जुड़ना हमारे लिए इसलिए भी अच्छा मंच है कि नंदी जी न केवल यूपी सरकार के मंत्री हैं, बल्कि एक व्यक्ति जिसको माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी है, उनसे हम और सवाल लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। भाई दिलीप जी, आवाज आ नहीं रही आपकी। आवाज को जरा ठीक करवाइए, आवाज को ठीक कराइए, क्योंकि नंदी जी की आवाज पूरे यूपी में जाना बहुत जरूरी है। त्रिवेदी जी, आप जो बोल रहे थे वो जरा बताइए एक बार फिर से, शायद नंदी जी सुन लें। क्या कह रहे थे आप? जी त्रिवेदी जी बोलिए। आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आप फिर से तो ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपको रिपीट कर दे रहा हूं। अरे ले लीजिए नाम, चैनल का नाम मत लीजिएगा। चैनल आपका, दिक्कत नहीं। आपका चैनल जो है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है। सुनिए, इसका नाम लीजिए आप। सुनिए, हम तो, हमारा तो चैनल यही है जी, हम इसी का सम्मान करते हैं। जी बताइए, नंदी जी सुन रहे हैं। नलिन कोहली जी ने, सुनिए, नाम ले रहा हूं जी, ये बताया कि नंबर होने से क्या होता है। सुनिए, नंबर तो, अब सुन लीजिए पूरी बात हमारी। और इसके अलावा एसएस रंधावा, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने भी बताया था कि फला नगर में वो है। तो जब है नगर में है, इनकी बातों पर आप कहाँ जा रहे हैं? ये कुछ भी बोल देंगे, ये कुछ भी बोल देंगे। ये त्रिवेदी जी है, अरे महा झूठे हैं ये। पता रहता है। नंदी जी से जवाब लेते हैं, जरा नंदी जी से जवाब ले लेते हैं। नंदी जी से दोनों लोग रुकिए। समीर जी, समीर जी, त्रिवेदी जी, पार्टी क्या बोलती है ये भी इनको नहीं पता रहता। समीर जी, समीर जी, आदरणीय संपादक जी, समीर जी और त्रिवेदी जी जरा रुक जाइए, रुक जाइए। मंत्री जी से जवाब लेंगे। नंदी जी आप सुन रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मौलाना साद तक आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? एक मिनट रुकिए समीर जी, एक बार भी समीर जी, समीर जी, सबसे पहले समीर जी मेरी बात सुनिए। 72 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, उनको समीर जी रुक जाइए। नंदी जी को जवाब धर्म में बांट रहे हैं। त्रिवेदी जी रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। को करना है और मौलाना साद को करना है। अरे उनको भी रोकिए। ये इससे क्या होगा? समीर जी जरा रुक जाइए, नंदी जी का जवाब देने दीजिए। नंदी जी सरकार के मंत्री हैं भाई, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जरा उनकी बात जनता सुनना चाहती है। नंदी जी बताइए। बोलिए नंदी जी, हम सुन रहे हैं। आ रही? हाँ आ रही नंदी जी, आ रही है। प्लीज बोलिए। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ जनता के बारे में चर्चा करते हैं, सोचते हैं, उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी
23 करोड़ जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं भी इस तरह की बातें नहीं आती है। लेकिन अगर आज पूरे देश में जो छोटा बच्चा है, जानकारी राजनीति की नहीं रखता, किसी पार्टी की भी जानकारी नहीं रखता, या कोई आम इंसान है, पूछने जाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा था, तबलीगी जमात के लोगों ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा इस तरह से हो गया। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम इसको जाति धर्म मजहब के चश्मे से नहीं देखते। 1507 लोग कोरोना पॉजिटिव जो आए हैं उसमें से 938 तबलीगी जमात के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार ऐसे जो भी संक्रमित लोग हैं, कहीं छिपे हैं, कहीं छिपाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। कैप्टन साहब, सिकंदर रिजवी साहब, बताइए, आप बताइए कैसा लग रहा है सब सुन के? ये देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम बहस कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस समय। ये खाली उत्तर प्रदेश से जुड़ा ये समाचार, ये बहस नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री मोदी जी ने फैसला जब लिया था लॉकडाउन का, पहले 1 दिन का ट्रायल हुआ और उसके बाद पूरे 21 दिन का लॉकडाउन हुआ। 130 करोड़ की हमारी जनता, 130 करोड़ की जनता है, और इतना बड़ा फैसला लेना किसी प्रधानमंत्री का, ये बहुत बड़ी बात है। इस 70-72 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने 130 करोड़ की आबादी या उससे पहले जो भी आबादी रही हो उसको स्टैंड स्टिल कर दिया, सड़कें सूनी कर दी, रास्ते बंद कर दिए, रेलवे लाइन, पहली बार इतिहास में हमारी रेल ने चलना बंद किया, हमारे हवाई जहाज नहीं उड़े। ये समझिए कि इस लॉकडाउन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मिसाइल कायम करी है, और वो प्रधानमंत्री के एक शब्द ने, एक स्पीच में सारी भारत की जनता को, उसमें सभी लोग शामिल हैं, उसमें सारे वर्ग के लोग शामिल हैं, सभी संप्रदाय के लोग शामिल हैं। लेकिन मौलाना साहब देखिए, कैप्टन साहब मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं 130 करोड़, कैप्टन साहब 130 करोड़ लोग तो सुन रहे हैं, तो ये कहां से आ गए फिर? साहब अलग है उससे, मरकज अलग है, उसके अलग है क्या ये लोग? इरफान जी आ रहे हैं। इन लोगों ने पहले तो अपनी संख्या छुपाई, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बताया था हम 1000 हैं। जब उस रात में उनका छापा डाला गया तो 1000 पहले निकल चुके थे, उसमें से 2300 सुबह निकाले गए, और हमारे एनएसएस साहब गए थे इससे बात करने के लिए, ये सुनने को राजी नहीं थे। ये कुछ भी इतिहास है, ये तो इतिहास है कैप्टन साहब। भविष्य क्या होगा? कोरोना फैल रहा है, भविष्य क्या होगा? फैल रहा है तो ये जाके जो छुप रहे हैं, ये मौलाना साथ छुपे हैं, जो उनके गुर्गे छुपे, चाहे उनके चेले छुपे हैं। पहली बात तो ये तबलीग को कोई मानता ही नहीं है, सारे विरोध कर रहे हैं, सारे मतीन खान साहब, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि तबलीग को कोई नहीं मानता है, और आप तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर रही है बीजेपी या उनके प्रवक्ता या आरएसएस। वो ये कह रहे हैं कैप्टन साहब कि कोई नहीं मानता उनको। आप क्यों मानते हैं इतना साहब को? देखिए, आपके अभी आप ही के चैनल के माध्यम से दिलीप जी ये बात आई कि मौलाना साहब जो हैं 24 दिनों से फरार हैं, ठीक है जी। 28 मार्च को अजीत डोभाल जी मिले हैं उनसे, और उसके बाद वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहे हैं। फिर जब से और अब तक के आप देख लीजिए कहां से 24 दिन हो रहे हैं, कब से वो फरारी काट रहे हैं। ये क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? आप उनके प्रवक्ता हैं मतीन साहब, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मतीन साहब, आप उनके, मतीन साहब पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप स्विमिंग जानते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। फिर स्विमिंग पूल होना अपराध है क्या? मतीन खान साहब, एक मौलाना का इस लेविश अंदाज में रहना आपत्तिजनक है। आप धर्मगुरु हैं, आप स्विमिंग पूल में और आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कौन से धर्मगुरु है भाई? मौत बांट रहे हैं आप? किस तरह के धर्मगुरु हैं? अरे गरीब जनता को मौत बांटते हैं, तबलीगियों को, जमात के लोगों को मौत बांटते हैं। आप लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, आप बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, लग्जरी का पूरा जीवन जी रहे हैं आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं धर्म की? अरे किस तरह की धर्म की शिक्षा दे रहे हैं आप? निकाल दिया था, तो कोई नहीं मानता, देवबंद वालों ने निकाल दिया था। ये कल्ट उन्होंने बना दिया, एक संप्रदाय भी नहीं है, ये कल्ट बन गया है। वजह से झारखंड के अंदर जो है वो मुस्लिम महिला को जो है हॉस्पिटल में मारा गया है, उनको पीटा गया है।
इसी की वजह से जो है लोग जो है हमारे, अरे आप तो मौलाना साहब की निंदा नहीं करने के लिए तैयार है, के अंदर आप उनके प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हॉस्पिटल के लोगों ने इश्तिहार दिया, यही है दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार रुकना चाहिए। और एक जैसा कि नंदी जी ने कहा था अभी, नंदी जी आप बताइए, नंदी जी आपके बगल में बैठे हुए कैप्टन कह रहे हैं कि तबलीगियों को कोई मानता नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, मतीन खान साहब रुकिए, नंदी जी को जरा सुन लीजिए। नंदी जी कह रहा हूं मैं कि ये कह रहे हैं कैप्टन साहब कि ये जो मौलाना साद है इनको कोई मानता नहीं है, फालतू में इन पे इतना माहौल बनाया जा रहा है। मतीन खान साहब उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। अरे जिस मौलाना साद के पास तबलीगी जमात के मुखिया होने के नाते इतनी बड़ी निजामुद्दीन मरकज है, सब इलीगल है, विदेशों से पैसा आ रहा है, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, 22 बीघे में फार्म हाउस है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, कौन सा धर्म, कौन से गुरु, कौन सा प्रचार, मौत बांट रहे हो आप कोरोना के नाम पे। नंदी जी आप बताइए, आपकी पुलिस, आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपकी इंटेलिजेंस कहां फेल हो रही है? नंदी जी कहां फेल हो रही है पूरी इंटेलिजेंस आपकी? फेल नहीं हो रही है, उनके खिलाफ कठोर कोई फेल नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और वो छिप रहे हैं और कहां तक छिपेंगे, आज नहीं कल उनको सामने आना पड़ेगा और वो पकड़े जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मतीन जी को भी, आप लोग समाज को शिक्षा दीजिए, समाज को बताइए। इस तरह से कहने से समाज में जिस तरह की बात मौलाना साद साहब रख रहे हैं, अगर आप भी उसी तरह से रखेंगे तो ये तो अच्छा नहीं है। समाज के लोगों को, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में उनके कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो, उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम पढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें आधुनिक शिक्षा देने की बात करते हैं, तो आप तो कम से कम अगर टेलीविजन पर आकर के आप टीवी के सामने बैठ करके उनके प्रवक्ता की तरह बात मत करिए, जिसको पूरा देश, मैं तो ये समझता हूं हिंदुस्तान में रहने वाला जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है वो भी उनको नहीं मानता और उनको उनके खिलाफ या उनके पक्ष में नहीं है। कितने सारे लोगों ने आकर के टीवी में, मैंने बहुत सारी डिबेट सुनी, सब उनके खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनके प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। नंदी जी आप तो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग आपसे संपर्क में रहते हैं, उनके चाहे वो नेता हो, चाहे उनसे जुड़े हुए तमाम एनजीओज हो या वो स्कॉलर हैं, आपके बगल में ही बैठे हुए हैं कैप्टन साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो मानते नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास ग्राउंड से फीडबैक क्या आ रहा है? उनमें डर नहीं है कि तबलीगी जमात वाले आएंगे और हमको जो है कोरोना बांट के चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। समाज के जो भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, वो सारे लोग इस मौलाना साद जी से डर करके, मौलाना साद से डर करके और इस तरह की बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि समाज को बांटने का काम, समाज को भ्रमित करने का काम, समाज को इस तरह बोलने का, और फिर तुरंत पलट करके उनके टीवी पर और तमाम बयान आ रहे हैं उनके कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा है, और अभी वही बोलते थे कि नहीं कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे ही अफवाह है, और आज उसी को खुद को क्वारंटाइन हो गए और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आप सब देख ही रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, आप यही कहना चाहता हूं, समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी रमजान का पवित्र महीना आने वाला है, आप सभी लोग अपने घरों में रह करके, अपने घरों में रह करके ही ये आप नंदी जी माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए हैं, नंदी जी को याद करते हैं। नंदी जी सरदार परमिंदर सिंह हैं, माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए यूपी के। परमिंदर जी क्या मांग कर रहे थे? नंदी जी बैठे सामने, बात कर लीजिए, आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी को भी मैं संज्ञान में देना चाहता हूं। मेरा मात्र इतना निवेदन था कि जिस प्रकार से ये मुस्लिम बस्तियों में जाके छिप रहे हैं जमात के लोग, और मस्जिदों में, मदरसों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में छिप रहे हैं, उससे जो निर्दोष मुस्लिम हैं, जो बेचारे जिनको संज्ञान में भी नहीं कि संक्रमित हैं अथवा नहीं, अब वो जिनके संपर्क में आ रहे हैं, वो बीमारी का, वो काल का ग्रास बन रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि संगठन को बैन किया जाए। इसके अलावा प्रकाश सिंह जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, उन्होंने एक समाचार पत्र में बयान दिया है कि 6000 जमातियों को हरकत उल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
वो प्रशिक्षित करके 6000 जमातियों को भारत में भेज रहा है। तो अगर इस प्रकार के सिक्योरिटी के इशू हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनको बैन किया जाना चाहिए, ऐसा हम लोग इस मांग है। ये आयोग की तरफ से मांगे मंत्री जी? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि पूरी तबलीग प्रदेश सरकार करके आप इस तरह का भ्रम कोई भी संक्रमण को फैलाने का काम करेगा, कोई भी उसको छिपाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं पीछे नहीं हटेगी। और आपने देखा जिस तरह से मुरादाबाद की घटना हुई, जिस तरह से कल अलीगढ़ में पथराव हुआ, तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि कोई भी इस तरह का अगर कानून में हाथ लेने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं होगी। नंदी जी, पटियाला में तो कानून के हाथ काट लिए, एक एएसआई का हाथ काट दिया। वो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, किसी से जुड़े हुए, हमसे उसका कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं सोच बदलो, देश बदलो, अपना हीरो बदलो। हमारे तो नए हीरो यही हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, उनका हाथ काट लिया जाता है, डॉक्टरों पर चापड़ से हमला किया जाता है, तलवार चलाई जाती है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, उनको दौड़ा के मारा जाता है। एक तस्वीर वो भी जहां फूल भी फेंके जाते हैं, एक तस्वीर वो भी है जहां हिंदू वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कुछ लोग खराब हैं, उनको तो दुरुस्त करना आपकी जिम्मेदारी ना, सरकार तो आपकी है, डंडे आपके पास है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, ईडी सीबीआई आपके पास है, तो ठीक कौन करेगा? जी जी, बिल्कुल सबको जिस तरह से भी कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कोई भी चाहे कोई भी हो। आपके ऊपर भी तो कई बार हमले हो चुके हैं बम से, और आपके ऊपर भी अटैक हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं लोग सब बेचारे। अब जाने दीजिए वो सब बातें यहाँ पे करने पे तो सब नहीं, देखिए आप उसको देखिए मंत्री जी, आप अनुभव कर सकते हैं मंत्री जी अपराधी होता है, चाहे वो मंत्री पे हमला करे, विधायक पर हमला करे, सांसद पर हमला करे, पुलिस पर हमला करे, तो जो डर है, जो खौफ है, वो सबके मन में है। भाई बम पर हमला हम पर हो या आप पर हो या पुलिस पर हो, वो तो हमला है ही है। चापड़ से हाथ काट जाए, तलवार से हाथ काट जाए, कटार से हाथ काट जाए, हाथ तो हाथ होता है, और वो लोहे का तो है नहीं, 2.5 किलो का भी नहीं, सनी देओल की तरह। हाथ तो काट लिया, अब हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद फिर वो बेचारा क्या जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, आप प्रमोशन दे देंगे, उससे क्या होने वाला है? लेकिन कानून के हाथ काटने की हिमाकत तो हो रही है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको कानून के दायरे में रह करके जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, कड़ी कार्रवाई करने में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोताही नहीं की है। कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं बताए देना चाहता हूं सभी को। त्रिवेदी जी, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, अब तो आप आश्वस्त होंगे। त्रिवेदी जी, 3 वेदों को ज्ञाता हैं आप, चतुर्वेदी नहीं है, 4था वेद आप पढ़ेंगे अभी। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, सुनिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है। सर्वप्रथम हम योगी जी के पिता, स्वर्गवासी पिता की आत्मा की शांति के लिए भगवान बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं जी। और कुछ सुझाव भी हमारे हैं जी। रैपिड किट जो है 37 लाख, उसकी व्यवस्था में विलंब हो रहा है। और एक सुझाव है आपके माननीय राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, आपका चैनल भारत में नहीं विदेश में भी, यूपी उत्तराखंड भी देखा जाता है, आपके संज्ञान में हम दे दें जी। तो है निवेदन हमारा कि अगर कहीं से ये महसूस न हो कि हम वाराणसी को बिलोंग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का शहर है, यहाँ हो क्या रहा है, राशन बट गया, राशन बांट कौन रहा है? पता लगा कि महामना मंडल अध्यक्ष बीएचयू के पास के उनके घर हजारों की भीड़ एकत्र हो गई। इधर पता लगा काशी विश्वनाथ मंडल पर्ची ले के अपने हाथ से लग रहा है कि कहना पड़ रहा है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल लुटेरा और कातिल सिपाही है, पर्ची लेके ये राशन कार्ड की दुकानों पर भेजते रहे। नंदी जी, क्या है भैया? ये लेखपाल है, मजिस्ट्रेट है, ये क्या है? नंदी जी, त्रिवेदी जी रुक जाइए, त्रिवेदी जी रुक जाइए, त्रिवेदी जी जिस तरह से एक बार रुक जाइए त्रिवेदी जी। जिस तरह से अगर ये बात गलत निकल गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
मैं मंडल का अखबारों में समाचार देखिए ये सरासर केवल ये त्रिवेदी जी जरा सुन लीजिए, केवल त्रिवेदी जी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी यहाँ पर बैठ करके भी राजनीति करना चाहिए। त्रिवेदी जी रुकिए, केवल राजनीति करने के लिए आप इस तरह की बात मत करिए। आप जाकर के जमीन पर देखने का काम करिए। बिल्कुल सही बात, आप जमीन पर जाकर के देखने का काम करिए, बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव के बिना कुछ भी पूछे। आपकी सरकार में पूछ करके पहचान के दिया जाने का काम किया जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो करके जो किया है इस देश के लिए, 130 करोड़ जनता के लिए, आज पूरी दुनिया उसको कॉपी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, आज देश के मुख्यमंत्री उसको कॉपी कर रहे हैं। योगी मॉडल के नाम पर जाने जाना लगा पूरे देश में, चाहे हॉट स्पॉट रहा हो, चाहे राशन की होम डिलीवरी रही हो, एक जगह एक लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। त्रिवेदी जी रुक जाइए, त्रिवेदी जी शांत रहिए, त्रिवेदी जी शांत रहिए, त्रिवेदी जी शांत रहिए। कुछ याद आ रहा है? त्रिवेदी जी बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, जरा सबको सुन लीजिए ना, क्योंकि वहां का प्रसाद सबको मिलता है। जरा नंदी जी को सुन लीजिए। नंदी जी ये कह रहे हैं कि नंदी जी जरा आखिरी टिप्पणी, तो अपनी बात नहीं कहें। त्रिवेदी जी आपने बहुत बढ़िया कहा है, आपकी बात हमको सुनानी पड़ेगी और सबको सुननी पड़ेगी, लेकिन अब जरा नंदी जी को सुन लीजिए। आप जवाब तो लीजिए, जरा जो आपने आरोप लगाया उसमें जवाब ले लीजिए। जी नंदी जी बताइए। देखिए त्रिवेदी जी, आपको अपने शासनकाल या अपनी जो शासन रहे हैं वही याद आ रहा है, या उस तरह से बात जिसमें केवल ढूंढ करके कि कौन यादव है उसको शेर पढ़ दीजिएगा, उसको त्रिवेदी जी वो शेर आखिरी में जरूर पढ़ दीजिएगा। यहाँ पर इतने शेर आपने पढ़ा था वो सुना दीजिए, शेर पढ़ दीजिए त्रिवेदी जी। हमारी सरकार ने देने का काम किया बिना त्रिवेदी जी का शेर सुन लीजिए। भेदभाव के एक तरफ से जो भी मानक में जिसको जरूरत है। मंत्री जी जरा एक बात त्रिवेदी जी का शेर सुन लीजिए। निंदक नियर राखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नंदी जी विपक्ष का सुनना चाहिए, क्योंकि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्बल करे सुहाए। आखिरी शेर सुनाइए जरा त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी शेर सुनाइए, आप एक शेर सुना दीजिए जो आपने लास्ट में कहा था, अभी वो लास्ट लाइन सुन नहीं पाए, आप जरा आखिरी लाइन सुनाइएगा। ये जो अभी हो रहा है जी, नहीं राशन, अरे वो आखिरी में जो आपने बोला था, कहीं से नहीं हुआ राशन पर। अरे महाराज आखिरी में जो बोला था त्रिवेदी जी आखिरी शेर सुनाइए। जुल्मी, सुनिए सर जी, माननीय संपादक जी, जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और चप्पा चप्पा कांप उठेगा इनकलाब के नाम। ये आपने दूसरा बोल दिया, आपने दूसरा बोल दिया। अब समीर सिंह जी जवाब देंगे, अब समीर सिंह जी जवाब देंगे। समीर सिंह जी जवाब दीजिए। चप्पा चप्पा बोल उठेगा, आप बोलिए समीर जी। संपादक समीर जी को बोलने दीजिए आप। दिलीप जी, समीर जी बोलिए। त्रिवेदी जी झूठ, पहला आप पूछ रहे थे, पहला भी ले लीजिए। आप पहला ले लीजिए, फिर बोलिए। शीशे की अदालत में, चुप करा दीजिए। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। बोलिए समीर जी, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, फिर नंदी जी बोलेंगे। सरकार में था ये, नहीं दिलीप जी ये इनकी सरकार में अखिलेश यादव कातिल थे, और आजम खां और शिवपाल यादव लुटेरे थे। नंदी जी आप बोलिए, नंदी जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नंदी जी कह रहे हैं, नंदी जी आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। करते थे 100 सुनार की एक लोहार की, आखिरी करते थे। समीर जी 100 सुनार की एक लोहार की, जरा मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी बताइए। जो बात बनारस की कही, समीर जी रुकिए ना जरा। समीर जी, अरे आपका पक्ष मंत्री जी रखेंगे ना। समीर जी रुक जाइए। अरे त्रिवेदी जी रुकिए जरा। मंत्री जी की आखिरी बात, मंत्री जी बताइए। 100 सुनार की एक लोहार की बताइए। त्रिवेदी जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको अपना शासनकाल, अपनी चीजें याद आ रही है कि कातिल ही लुटेरा था, कातिल ही सिपाही है। ये आप अपनी शासनकाल या अपनी बात को याद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें सभी गरीब, सभी सर्वहारा को बिना किसी जाति धर्म मजहब के भेदभाव के, अगर उज्ज्वला योजना देखते हैं तो
तो उज्ज्वला योजना में 2 हमारी हिंदू बहनें होती हैं, तो मुस्लिम बहनें भी वहां पर नंदी जी रुकिए, नंदी जी मुद्दे से भटक जाएंगे, नंदी जी मुद्दे से भटक जाएंगे जरा। राहुल मिश्रा वहां खड़े हुए हैं मौलाना साद के फार्म हाउस में। रुकिए जनाब, मौलाना साद के फार्म हाउस में राहुल मिश्रा खड़े हुए हैं और शोएब रजा भी हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम रिपोर्टर्स की जोड़ी देखिए जरा, एक तरफ रजा साहब, एक तरफ मिश्रा जी हैं। पंडित जी बताइए क्या जानकारी आपके पास, कुछ नई जानकारी आई? देखिए सर, यदि सीधे तौर पे कहा जाए, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे इसको देखा जाए, जो फार्म हाउस था, ये फार्म हाउस का लोकेशन यदि देखा जाए, और लोकेशन के साथ ही, क्योंकि एक तो फार्म हाउस के साथ में जो मौलाना साद का है बगीचा भी है, आमों का बगीचा भी है वहां पे। चलिए आप आम खाने का इंतजार करिए, आम खाने का इंतजार करिए, आप आम आने वाले इंतजार करिए। गुठलियां तो हम लोग खाएंगे और जनता खाएगी जब सबको कोरोना मिल रहा है। राम, बिल्कुल, ये असल में चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्यों नहीं आखिर साद तक कानून के हाथ पहुंच पा रहे हैं। क्या उसे बचाने वाले इतने ताकतवर, इतने मजबूत हैं कि इतना वक्त उसमें लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये जरूर गुजारिश है सरकार से और एजेंसियों से कि ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।